अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश वाले मामले पे जितना दुख होना चाहिए उससे भी ज़्यादा दुख है। एक अच्छा खासा कंट्री किस तरह जहालत के घड़े में धकेल दिया गया है। ভারতের হিন্দুরা হুশিয়ার সাবধান, আমরা সবাই রাসূল সানা ভয় করি না বুলেট বোমা। ये आपने देखा, ये नफरत फैला रहे हैं। मैं आपको कई सालों से बता रहा हूं कि मदरसों में खाली अगर इस्लाम की दावत दी जाए तो समझ में आता है, वहां पर नफरत सिखाई जाती है और वो नफरत कुरान और हदीसों के हवाले से सिखाई जाती है। और उस नफरत का सबसे बड़ा टारगेट हिंदू और यहूदी होते हैं और बाकायदा नाम ले लेके हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों को भड़काया जाता है, जो बड़े होके ऐसे ही बनते हैं जैसे आज आप बांग्लादेश में जाहिलों का एक गोल देख रहे हैं। ये साहब हैं, इन्होंने भी टोपी पहन ली, अच्छे खासे सेक्युलर बनते थे और अब टॉप के मौलवी बन गए। अजीज दोस्तों, ये वीडियो उस वीडियो से ज़्यादा दुख देती है जिसमें इसको जलाया गया था। दीपू चंद्रा दास को जो जलाने वाली वीडियो है वो तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन इस पे आप इसके चेहरे पे देखेंगे कितना खौफ और कितना, मतलब पुलिस के हाथ में है ये। और इस वीडियो के ख़त्म होने के कुछ ही मिनटों बाद पुलिस ने इसको उन भेड़ियों के हवाले कर दिया जिन्होंने एक जीते जागते इंसान का क्या हाल किया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। और इतना, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना जहालत भरी हुई है। और मुझे ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स पे शर्म आती है इन ह्यूमन राइट्स के ठेकेदारों को कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज फॉर ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन एम्बेसी ढाका, फ्रेंच एम्बेसी ढाका, जर्मन एम्बेसी ढाका, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने कंडेम किया उस टेररिस्ट हादी के मरने का। मतलब आप ये देखें कि हादी एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था। इसने, ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं। और पिछले 1 साल से हादी लश्कर ले लेके जाता था और आगे लगाता था। और ये ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार उसके मरने पे शोक मना रहे हैं। झंडा जर्मनी ने अपना हाफ पास पे कर दिया। एक लिमिट होती है। चलें, ये भी आपका एक पॉलिटिकल वो है, लेकिन ये जो दीपू मरा है उसको भी तो कंडेम करें ना। ये तो प्योर एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर था। मर्डर से भी ज्यादा बेहुर्मत थी इंसानियत की। इस पे इन लोगों ने एक बयान नहीं दिया सिवाय एमनेस्टी इंटरनेशनल के। अभी तक मुझे इंटरनेशनल अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान नजर नहीं आया। अजीज दोस्तों, और इससे ज्यादा क्या इन लोगों का चेहरा नंगा होगा कि आपके सामने है हर चीज। इसमें कोशिश ये हो रही है कि आप इस पूरे सिनारियो में देखें तो इसमें ना हसीना वाजिद को इतना ज़्यादा लताड़ा जा रहा है, ना किसी और को। इसमें पहला टारगेट है इंडिया द कंट्री और हिंदू द पीपल। हिंदुओं और इंडिया के खिलाफ टोटल मूवमेंट चल रही है। जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चाइना, इनकी इस वक्त पूरी कोशिश है कि ये बांग्लादेश में
के मामले में इंडिया को इन्वॉल्व करवा दें। इनकी ईद हो जाएगी, इसलिए कि इंडिया की प्रोग्रेस को झटका लगेगा। इधर इंडिया ने ये बांग्लादेश के मामले में टांग अड़ाई और उधर पाकिस्तान टेररिस्टों के लश्कर तैयार करके रखा हुआ है, वो भेजेगा और इंडिया एक ना निकलने वाली मुसीबत में फंस जाएगा। एक दलदल में फंसाने की कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है कि इंडिया को किसी तौर पे, जैसे वो भड़काने वाले के 7 स्टेट को हम अलग कर देंगे और ये और वो, कोई बात नहीं कि कुछ टेररिस्ट इंडियन आर्मी या चेक पोस्टों पे हमला कर दे। पूरी भारत सरकार सावधान है। 4 नई मिलिट्री पोस्ट उन स्ट्रेटेजिक रीजन में बना ली गई हैं। पूरी आर्मी डिप्लॉयड है। पूरी भारत सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस मामले में पूरा सावधान हैं और इनको भी अच्छी तरह पता है भारत को कि भारत की सरकार जानती है कि एक कोशिश हो रही है कि किसी तरह भारत को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए। मैं सवाल ये भी करता हूँ उन नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी के कि वो आज जिसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया था उसकी हरकतें देख के वो वापस क्यों नहीं ले रहे नोबेल प्राइज़। अव्वल तो ऐसे लोगों को जब दिया जाता है ना नोबेल प्राइज़, तो वो ऑलवेज कंट्रोवर्शियल होता है। मलाला यूसुफजई ये डिज़र्व करते ही नहीं थे, इनको ज़बरदस्ती दिया गया है। अब इसका चेहरा कितना नंगा हुआ है, जो खुद कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने मेरी अपनी मां का रेप किया था, वो आज पाकिस्तान आर्मी के आगे पूरा बांग्लादेश क्यों कर दिया है। सबको पता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के टेररिस्ट मौलवी कितने अरसे से जाके भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये बांग्लादेश का क्रिकेटर है, मुझे इस पे बड़ा गुस्सा आता था कि ये पक्का मजहबी है फलाएं, लेकिन इसने ये बात बड़ी खूबसूरत की। इसने साफ कहा कि बांग्लादेश में हमारी जो आज़ादी की जंग थी, जिन्होंने लड़ी थी, उन पे हमें गर्व है और वो एक टायरनी के खिलाफ हमने एक जंग लड़ी थी। हालांकि बड़ा एहतियात से इसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इसको पता है कि इस वक्त जो जुनूनी बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं वो मेरे को भी फारिग करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि वो जनरेशन दूसरी थी, आज की जनरेशन को पता नहीं है। आप ये मान ही नहीं सकते कि आज की जनरेशन को पता नहीं है। आज की जनरेशन को 47 के जब पता है, भाई हम भी तो 47 की जनरेशन में से नहीं है ना, हम भी 17 साल बाद पैदा हुए थे 47 के। क्या हमें एक एक चीज का नहीं पता? हमारे माँ बाप, दादा दादी, चाचा, मामा सब बताते थे कहानियां। तो ये 71 को 50 साल हुए, तो क्या इनके माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों ने इनको कहानियां नहीं सुनाई? लेकिन ये मजहब ऐसा जहर है कि उसके असर में आकर ये माफ कर चुके हैं उन भेड़ियों को, पाकिस्तानी भेड़ियों को, जिन्होंने इनकी मिलियन से ज्यादा औरतों का रेप किया था, जिन्होंने इनके मिलियन से ज्यादा लोगों को मार दिया था, इनके इंटेलेक्चुअल लोगों को मार दिया था, सिर्फ मजहब की बुनियाद पर इतनी नफरत। तो जो एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि इस्लामाइजेशन के खिलाफ और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हम एक जंग लड़ेंगे, यूरोपियन यूनियन में तकरीरें की जा रही हैं, ये एक नया पाकिस्तान तैयार कर रहे हैं। एक हद होती है, एक लिमिट होती है। अजीज दोस्तों, इसी सिलसिले में एक आंकड़ा है सामने कि भारत में मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में नॉन मुस्लिमों के लिए जन्नत है। आंकड़ा ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में हिंदू 86% कम हुए हैं। 86%।
बांग्लादेश की पॉपुलेशन में हिंदू 1950 में जितने थे उससे 64% कम हुए, और भारत में 1950 में जितने मुसलमान थे उससे 53% ज़्यादा हो गए हैं। इससे अच्छी तरह पता चलता है कि कहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर भारत में अत्याचार हो रहा होता तो भारत में मुसलमानों की पॉपुलेशन कम होती। भारत का मसला क्या है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, भारत में हेट स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भारत में हेट स्पीच है। अरफा खानम शेरवानी कह रही थी जब हसीना वाजिद की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे कि संघी जो हैं भारत में वो बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को गलत कह रहे हैं। जब हसीना एक डिक्टेटर थी तो ये गलत नहीं कह रहे थे, और आज एक डेमोक्रेटिक टर्नओवर हो रहा है तो गलत कह रहे हैं। कौन सा डेमोक्रेटिक टर्नओवर हो रहा है? और आज अरफा खानम शेरवानी की जो जहरीली जबान है वो क्यों बंद है, जो देख रही है कि क्या हो रहा है। सागरिका घोष जो है राजदीप की बीवी, वो कह रही है बांग्लादेश में बेहतरीन काम हो रहा है, तो जाए ना उधर जाकर रहो तुम लोगों को। इतना ही अच्छा हो गया बांग्लादेश, और इतना ही भारत संघियों का मुल्क है, और भारत में इतना मसला है। ये जुबैर, इसने अगस्त 2024 में जब ये हसीना वाजिद को भगाया गया था तो इसने ट्वीट की थी कि भारत के राइट विंग अकाउंट्स हैं वो झूठा कम्युनल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। देखें, मुसलमान मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं। दीपू के ऊपर जुबैर की आपने एक ट्वीट देखी, जबकि यही जुबैर क्या लिखता है पता है? कि देखें, एक दलित वर्कर जो है वो राम नारायण छत्तीसगढ़ से, वो केरल में गया काम करने के लिए, तो वहां पे उसको मॉब लिंचिंग हुई और इसको मारा वारा गया। दीपू का नहीं लिख रहा, जिसकी दुनिया गवाह है, एक नॉन इश्यू को लेके आ रहा है। मैं कहता हूं कि भारत में हेट स्पीच का कानून कब एक्टिवेट होगा? ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है? यूके में खाली फेसबुक पे छोटा सा कोई कमेंट कर दो ना, आप पोस्ट तो दूर की बात, कमेंट कर दो या रीट्वीट कर दो कोई एक्स पे, तो घर पे पुलिस आ जाती है, उठा के 18 महीने की सजा दे रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेट स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन भारत में मजे लगे हुए हैं, मतलब हर चीज की लिमिट होती है। ये शेखर गुप्ता, बांग्लादेश में हिंदुओं को खतरा नहीं है, माइनॉरिटीज बांग्लादेश में इंडिया से ज्यादा सेफ है। अंदाजा लगाएं आप। देखिए, ये चीजें मुझे गुस्सा आता है। आप मुझे ये बताएं कि कोई मुसलमान साफरोन पहन के, टीका लगा के, मुझे याद है कि हैदराबाद है ना, ये हैदराबाद का आप देख रहे हैं, हैदराबाद का चीफ मिनिस्टर मुसलमानों की टोपी पहने हुए बराबर में बैठा मुसलमान अजहरुद्दीन ने टोपी नहीं पहनी। तो मुझे याद है लास्ट ईयर की बात है कि किसी क्रिकेट मैच का वो हो रहा था, तो टीमें आती हैं ना जब, तो एयरपोर्ट से होटल में आती हैं या ग्राउंड से होटल में आती हैं, तो उनका स्वागत होता है, जो कि हिंदुस्तान की एक ट्रेडिशन है, हिंदुओं की नहीं है। ये भारत की एक ट्रेडिशन है कि जिसका स्वागत होता है, तो वो क्रिकेट टीम का स्वागत हो रहा था होटल के दरवाजे पे। कुछ महिलाएं थाली पकड़ के तो टीका लगाती थी और हार पहनाती थी। तो सब, मेरा ख्याल आईपीएल का मैच था या क्या था, गोरे प्लेयर भी थे, सब थे, सब टीका लगवा रहे हैं, सबको मसला नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब सिराज आए, हैदराबाद के सिराज क्रिकेटर जो हैं वो आए, तो टीका लगाने लगे तो उसका हाथ हटा दिया, कहते हैं नहीं,
वो आए, इसके पीछे था मोहसिन खान जो फास्ट बॉलर है, उसने भी टीका लगवाने से मना कर दिया। इन लोगों का मजहब पता नहीं इतना कमज़ोर है, इतना कच्चा है कि टीका लगाने से। और अभी मैं जावेद अख्तर साहब का एक जगह भाषण देख रहा था, उन्होंने कहा कि पता नहीं किसका जिक्र किया कि वो, हाँ, अवैसी कहते हैं, अवैसी ने कहा है कि भारत माता की जय हम नहीं कहेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। और अरफा ने जो ट्वीट की थी एक बार कि भारत माता की जय कहने से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी देवी की जय कर रहे हैं, तो हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। आपका मज़हब आपको स्कर्ट पहन के गोरे आदमियों के साथ डांस करने की इजाज़त देता है, और जो गिलास में आप पी रही होती हैं वो भी पता नहीं क्या क्या आपको इजाज़त देता है, और फिर पता नहीं कैमरे से पीछे और क्या क्या हरकतें करती हैं आप, वो सब आपका मज़हब इजाज़त देता है। आपका मज़हब आपको झूठ घड़ने की इजाज़त देता है, लेकिन आपका मज़हब आपको भारत माता की जय कहने से आपका मज़हब खतरे में पड़ जाता है। तो ये भाई साहब देख लें, ये चीफ मिनिस्टर भाई साहब इस्लामी टोपी पहन रहे हैं, बराबर में अजहरुद्दीन ने टोपी नहीं पहनी जो कि मुसलमान बनता है। तो अजीज दोस्तों, ये मसले हैं भारत के जो कि एड्रेस होने चाहिए। अब मैं आपको इस पे जितना बोलूं कम है। एक चीज़ अभी राजनाथ जी ने फरमाया है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे खारदार ताड़ें लगाना, बाड़ लगाने का काम तकरीबन हो चुका है। 3240 किलोमीटर पे लग चुकी है बाड़। टोटल है 4096 किलोमीटर का बॉर्डर, जिसमें 3240 किलोमीटर पे लग चुकी है और कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसला ये है कि म्यांमार से 2100 किलोमीटर का फासला है दिल्ली का, रोहिंग्या उठ के सीधा दिल्ली पहुंचते हैं। 2100 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं रोहिंग्या के मुसलमान, म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान। जबकि म्यांमार से चाइना की बॉर्डर लगती है, 1 किलोमीटर चल के ये चाइना में जा सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? चाइना की इकोनॉमी भी भारत से बड़ी है, चाइना भारत से मजबूत कंट्री है, फलान है ढुमकान है, तो फिर चाइना क्यों नहीं जाते हो भाई साहब? इधर क्यों आते हो? पूरा बांग्लादेश क्रॉस कर लेते हो आप। बांग्लादेश आपका इस्लामिक देश है। बकौल भारत के इन जहर फैलाने वाले यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट और इन सब का कहना यह है कि माइनॉरिटीज बांग्लादेश में ज़्यादा सेफ है। तो आप फिर बांग्लादेश क्यों नहीं रुक जाते हो? 2100 किलोमीटर का सफ़र करके दिल्ली आते हो। तो बाड़ लगानी तो बहुत ज़रूरी है, और म्यांमार के बॉर्डर पे भी लगनी चाहिए। और मसला ये है कि जो लावारिस बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू हैं, उनके लिए एक सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट आया था, और वो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट भी इतना कंडीशनल था कि फ़लाँ तारीख से पहले जो भारत आए हैं उनके लिए, उस पे शाहीन बाग और क्या क्या नहीं हुआ था। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे अच्छी तरह नाम याद हैं, स्वरा भास्कर और बॉलीवुड के कौन कौन आए थे उधर। इस पे एक आवाज़ नहीं उठ रही। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि बॉलीवुड की सुपरस्टार रवीना टंडन से मैं जुड़ा हूँ। मैं उनको अपनी बहन मानता हूँ, छोटी बहन मानता हूँ, और मुझे फ़ख्र होता है जब मैं देखता हूँ उनके कैरेक्टर को। ये ओनली वॉइस बॉलीवुड से आई है जो दीपू के मरने पे, दीपू की मॉब लिंचिंग पे जिन्होंने ट्वीट की थी। तो ये है कि बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, और ये कि जो बांग्लादेश में हो रहा है ये एक टाइम बॉम्ब है, और पता नहीं इसका अंजाम क्या होता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting.